Hello my dear friend, my name is Surabhi Singh and today I'm gonna tell you about the greenhouse gases। इसके पहले भी मैंने आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताया है, उसके कंटिन्यूएशन में मैं ये वीडियो बना रही हूँ, दैट इज ग्रीन हाउस गैस। इन केस आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट समझना है तो आप नीचे की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जा सकते हैं और आज मैं उसका थोड़ा सा 1 मिनट का रिव्यू दे देती हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में आपको क्या बताया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जो सनरेज होती हैं, सनरेज से हमारी जो भी एनर्जी आती है जो कि बहुत हाई एनर्जी होती है, और जो वेव्स आती हैं जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, सन से जो ये वेव्स आती हैं ये शॉर्ट वेवलेंथ होती हैं। ये शॉर्ट वेवलेंथ जब हमारे अर्थ पे पड़ती हैं तो कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जो 30% होती हैं वो इस अर्थ से रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, अब इस अर्थ से रिफ्लेक्ट कह सकते हैं, इस अर्थ से जो एमिट होती हैं जो रेस, ये आपकी लॉन्ग वेवलेंथ की रेस होती हैं। और ये जो लॉन्ग वेवलेंथ की रेस होती हैं वो यहाँ जो एटमॉस्फेयर में जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डिफरेंट ऑक्साइड्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जो ये आपकी लॉन्ग वेवलेंथ होती हैं, लॉन्ग वेवलेंथ की जो रेज होती हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद उसको री एमिट करते हैं ऑल डायरेक्शंस में। तो इसी की वजह से जो हमारा अर्थ है और अर्थ के ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वो वार्म होता है। अगर ये काम ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं करेंगी तो हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाएगा और यहाँ पर लाइफस्टाइल नहीं हो पाएगी, यानी यहाँ पर लिविंग बींग्स नहीं रह पाएंगे। तो ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इस एटमॉस्फेयर को बैलेंस रखने के लिए। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, प्रॉपर आपको समझ में आ रहा होगा, सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर, सम इज एब्जॉर्ब्ड एंड री एमिटेड इन ऑल डायरेक्शन बाय ग्रीन हाउस गैसेस मॉलिक्यूल। यानी इस जो ये आपकी रेज जा रही है इंफ्रारेड रेडिएशन, ये आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इसके थ्रू ट्रैप कर ली जाती हैं और उसके बाद ये ऑल डायरेक्शंस में री एमिट होती हैं। द इफेक्ट ऑफ दिस इज टू वार्म द अर्थ सर्फेस एंड द लोअर एटमॉस्फेयर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट, इससे असर्शन रीजन में 3 ऑप्शंस में हर तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लियर है? तो अब हम उन्हीं गैसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में कि वो कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपके लिए कहीं से भी डिसएडवांटेजेस नहीं है। ये डिसएडवांटेजेस कब होती है, लाइक ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग डिसएडवांटेज कब होता है, जब आपका जो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनका कंसंट्रेशन ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बढ़ जाता है। डियर स्टूडेंट, वर्ड को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बढ़ जाती हैं तो ये और ज्यादा ये जो आपकी इंफ्रारेड है इसको ट्रैप करेंगी और उसके बाद से री एमिट करेंगी आपके अर्थ पे। इसकी वजह से जो आपका अर्थ का टेम्परेचर ये और बढ़ता जाएगा। इतना कहा जाता है रिसर्च के थ्रू कि अगर ये 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी बढ़ गया तो हमारा पूरा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा। तो ये जब ग्रीन हाउस, हमें क्या करना है कि हमें इन ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं इनका कंसंट्रेशन बढ़ने से रोकना है। तो पहले हम जानते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं और ये किसके थ्रू बढ़ रही हैं, ऐसा हम क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से ये ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो आपका आता है वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरोनेटेड गैस। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वाटर वेपर की अगर हम बात करते हैं, it is the biggest overall contributor to the greenhouse effect, although humans are not directly responsible for emitting this gas in quantities sufficient to change its concentration in the atmosphere. However, carbon dioxide and other greenhouse gases is increasing the amount of water vapor in the air. यानी अगर हम सिर्फ वाटर वेपर की बात करते हैं तो ये आपका डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो भी आपकी गैसेस निकल रही हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली जो आपका एटमॉस्फेयर में नेचुरली प्रेजेंट है वो आपका ग्रीन हाउस गैस एज अ रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करता है, बट जो हम आपका कंबशन कर रहे हैं फ्यूल का, या जो भी हम इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, या जो भी हम एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से जो भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा इस एटमॉस्फेयर में आता है वो आपके लिए हजार्डियस होता है। ठीक है, तो मेन सोर्स अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से आ रहा है वो है आपका फॉसिल फ्यूल को जनरेट करने
की वजह से आ रहा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम कोल को बर्न करते हैं। अभी आज के टाइम में तो मोदी सरकार ने अच्छे स्कीम्स लॉन्च किए हैं, एलपीजी गैसेस अवेलेबल हो रही हैं गांव-गांव में, बट स्टिल बहुत सारी आबादी ऐसी है जो कोयले पर अभी भी खाना बनाती है, और वो जो कोयले के बर्न होने से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है आपके एटमॉस्फेयर में, वो बहुत ही हार्मफुल होता है आपके एनवायरनमेंट के लिए। कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज अ गैस फ्लो लाइन एंड डीजल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो पहली बात तो जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो हम कोल को बर्न कर रहे हैं वो आपका हार्मफुल है, फॉसिल फ्यूल को जो हम कंबसन कर रहे हैं वो आपका हार्मफुल है। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ह्यूमन एक्टिविटीज आर अल्टरिंग द कार्बन साइकिल बोथ बाय एडिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर and by reducing the ability to natural sink. What does this mean by natural sink? अगर देखिए हमारे इस एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी होती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करती हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करने यानी सोक करने के लिए भी कुछ होना चाहिए। आपको पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं, एमिट करते हैं। एज अ ह्यूमन हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, बट जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। ठीक है, तो इन दैट केस आपका जितने नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे, जितना फॉरेस्ट होगा, वो आपका काफी ज्यादा हेल्प करेगा ग्रीन हाउस गैस की कंसंट्रेशन को बैलेंस रखने के लिए। बट चूंकि हम इंडस्ट्रीज को डेवलप करते जाते हैं, अर्बनाइजेशन आता जा रहा है, डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है, तो इस वजह से जो हमारी जो नेचुरली सिंक होने की एबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो भी आपकी रिड्यूस कर रही है। अच्छा, अब हम ये कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? फॉसिल फ्यूल का कंजप्शन रिड्यूस कर लें, आपका एनर्जी एफिशिएंसी को मतलब रिड्यूस कर लें, एनर्जी कंजर्वेशन को आपको कम से कम एनर्जी को आपको वेस्ट करें। कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। तो ये आपके रिड्यूस करने के बेसिकली तरीके हैं। नेक्स्ट आता है आपका मीथेन। मीथेन बेसिकली आप देखते हैं एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा आता है। नेचुरली जो मीथेन आपके एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होता है वो तो आपकी एज अ ग्रीन हाउस गैस काउंट किया जाता है, बट हमारे थ्रू भी ग्रीन हाउस गैस का हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। एमिटेड बाय नेचुरल सोर्सेज सच एज अ वेटलैंड से बेसिकली आपका नेचुरली मीथेन जनरेट होता है, बट ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक नेचुरल गैस सिस्टम के लीकेज से या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से, वेस्ट से, जो भी ह्यूमन के और बिजनेस के थ्रू वेस्ट के थ्रू निकलता है, इसके थ्रू भी हमारा मीथेन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें तो ये ओरिजिनली आपके एटमॉस्फेयर में नेचुरली पाया जाता है, नेचुरली प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज अ पार्ट ऑफ अर्थ्स नाइट्रोजन साइकिल, बट ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, फॉसिल फ्यूल कंबशन, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस आर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ NTO इन द एटमॉस्फेयर। ह्यूमन इंड्यूस NTO आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्री। तो जो हमारे यहाँ एक्स्ट्रा नाइट्रस ऑक्साइड आ रहा है वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट, जैसे मैं आपको बताई थी कि एयर पॉल्यूशन का जो सबसे ज़्यादा मेन सोर्स है वो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, यानी बाइक, कार के थ्रू आपका नाइट्रोजन आपका एमिट होता है। तो ये हमारे ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा रहा है, कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, और जो हमारे लिए डिसएडवांटेजेस है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं फ्लोरोनेटेड गैस। फ्लोरोनेटेड गैस में बेसिकली आपके 3 कंपाउंड आते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पैराफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साफ्लोरोकार्बन। फ्लोरोनेटेड गैसेस आप परमानेंटली कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? फ्लोरोनेटेड गैसेस आर रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ओनली व्हेन दे आर डिस्ट्रॉयड बाय सनलाइट इन द फार अपर एटमॉस्फेयर। फ्लोरोनेटेड गैस आर द मोस्ट पोटेंट एंड द लॉन्गेस्ट लास्टिंग टाइप ऑफ ग्रीन गैस एमिटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्चुअली पहले क्या होता था कि हम रेफ्रिजरेटर या AC में पर फ्लोरोकार्बन को यूज करते थे, फिर हमने इसके डिसएडवांटेजेस बहुत बढ़ते गए, तो हमने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को न्यू इन्वेंट किया यूज करने के लिए। बट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का डिसएडवांटेज क्या रहा कि इसमें ग्रीन हाउस गैसेस को इफेक्ट आता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सब्सटीट्यूशन फॉर ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस, जो हम पहले यूज कर रहे थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्या हो रहा था, जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है वो डिप्लीट कर रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट, इसको 4-5 स्टार बनाकर मार्क कर लीजिएगा। जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसको हम AC या रेफ्रिजरेटर में यूज कर रहे थे, वो हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही थी, स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है। तो उसके रिप्लेसमेंट में हमने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को यूज करना शुरू किया। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज करने के लिए ये बहुत फॉर्चुनेट तो हुआ, बट इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ कि ग्रीन हाउस गैसेस को
का पोटेंशियल इसमें बढ़ रहा है और इसकी वजह से जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेस है उसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगा. So, unfortunately, hydrofluorocarbon are potent greenhouse gases with long atmospheric lifeline and high global warming potential (GWP), and they are released into the atmosphere through leaks, servicing, and disposal of equipment in which they are used. तो कहीं ना कहीं जो आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, जो हमें लगा था कि हमारे लिए बहुत एडवांटेजियस है, उसका कहीं ना कहीं एक हार्म आ रहा है कि वो आपके एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर रहा है और आपका जो भी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है को थ्रेट कर रहा है. नेक्स्ट, मैनी फ्लोरिनेटेड गैसेस हैव अ वेरी हाई ग्लोबल वार्मिंग potential related to other greenhouse gases. Perfluorocarbon are compound produced as a byproduct of various industrial process associated with aluminium production. यानी जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग एल्युमिनियम या सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके थ्रू भी आपका परफ्लोरोकार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में एमिट होता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है. SF6 is used in a magnesium processing and semiconductor manufacturing as well as a tracer gas for leak detection. Hydrofluorocarbon 23 is produced as a byproduct of a HCFC22 production. तो ये थ्योरी आप जरूर याद कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीन हाउस गैस टर्म्स ऑफ अ क्लाइमेट इम्पैक्ट आर हाउ वेल द गैस एब्जॉर्ब एनर्जी एंड हाउ लॉन्ग द गैस स्टेज इन द एटमोसफेयर. द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल फॉर अ गैस इज अ मेजर ऑफ टोटल एनर्जी दैट गैस एब्जॉर्ब ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड. जैसा मैंने आपको उस डायग्राम में फर्स्ट डायग्राम में ही बताया था, जो ये गैसेस होती हैं ये कैसे इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही हैं. गैसेस with higher GWP absorb more energy per pound than gases with low GWP and thus contribute more to warming earth. जैसा मैंने बताया कि जो गैसेस का GWP हायर होगा वो ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगी या ट्रैप करेंगी और वो हमारे अर्थ को वार्म करने के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगी. तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं. बाय वॉल्यूम ड्राई एयर कंटेंट्स, जैसे अगर हम एयर में बात करते हैं तो 78% नाइट्रोजन होता है, 20% ऑक्सीजन होता है, 0.93% आर्गन होता है. ये मैं एयर की बात कर रही हूँ, ग्रीन हाउस गैसेस की नहीं. और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में होता है. तो अगर हमारा इंडस्ट्री वगैरह की वजह से इसका कंसंट्रेशन थोड़ा भी बढ़ जाता है, यानी 0.04 से 0.05 भी आ जाता है, तो हमारे जो एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट का जो एक बायोडाइवर्सिटी या एक इकोसिस्टम है वो काफ़ी हद तक इफेक्ट करेगा, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा डियर स्टूडेंट. तो हमें क्या करना है कि हमारा जो इंडस्ट्री के थ्रू एमिशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का या कंबशन हो रहा है जो फॉसिल फ्यूल का, उसको लिमिटेड करना है. अदरवाइज हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो सकता है. तो यहाँ पर आप ग्रीन हाउस गैसेस समझ गए हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, प्रॉब्लमेटिक है उसका कंसंट्रेशन बढ़ना जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू हो रहा है. वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. अभी इसमें कम से कम 8 से 10 वीडियोस बचे हुए हैं एनर्जी एंड एनवायरनमेंट में अपलोड करने के लिए. थैंक यू.